सारी मुरादें पूरी हो गई। मेरे किशन का घर बस गया। और देखो शाम की लीला कि मेरे किशन के लिए उन्होंने राधा को ही मेरे घर भेज दिया। तुम दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने ही बनाई है। सदा खुश रहो। ये कहानी है किशन और राधा की। किशन अपनी माँ उर्मिला का इकलौता बेटा था। बचपन में ही किशन के सिर से उसके पिता का साया उठ गया था। उर्मिला पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने मेहनत मजदूरी करके किशन को पाला। लेकिन वक्त के साथ जब उर्मिला बूढ़ी और कमजोर होती गई, तो मजबूर होकर किशन को भी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी के काम में लगना पड़ा। और अब उसकी शादी हो गई थी और राधा भी उर्मिला के परिवार का हिस्सा बन गई थी। लो माँ, अब तो खुश हो। जब देखो कहती रहती थी एक बहू ला दे, एक बहू ला दे। लो, आ गई आपकी बहू। अब खुश? हाँ हाँ बहुत खुश हूँ मैं। तू अपनी बता, तू खुश है? मैं? अरे माँ, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी पाकर कौन खुश नहीं होगा। पता नहीं कौन से चिराग की रोशनी में ढूंढा है आपने इसे मेरे लिए। राधा भी उसी शहर में रहती थी जहाँ किशन और उसकी माँ उर्मिला रहते थे। किसी ने उर्मिला को राधा के बारे में बताया, तो उर्मिला झट से अपने बेटे किशन का रिश्ता लेकर राधा के घर पहुंच गई। राधा पढ़ने में बहुत होशियार थी, मगर उसके पिता रिक्शा चलाते थे और बहुत ही गरीब थे। इसीलिए राधा भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। फिर एक दिन, राधा बेटी, मुझे तेरी पढ़ाई के बारे में पता चला। तू आगे पढ़ना चाहती थी ना? मेरे चाहने से क्या होता है माँ, गरीबी और मजबूरी ने आगे पढ़ने ही नहीं दिया। दुखी मत हो, सब भगवान भरोसे छोड़ दे। उन्होंने तेरी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। अच्छा माँ जी, मैं आती हूँ, इनका फैक्ट्री जाने का टाइम हो गया। किशन बहुत मेहनती था। पहले वो जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता था, उसकी मेहनत और लगन देखकर फैक्ट्री के मालिक ने उसे एक बड़ी आरा मशीन चलाने का काम दे दिया था। किशन दिल लगाकर अपना काम करता था। फैक्ट्री में भी सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सब ठीक ही चल रहा था, पर उस दिन अचानक, अरे किशन, चलो चलो। क्या हुआ भैया? अरे वो अपना कलवा है ना, उसे बहुत चोट आई है। हे भगवान, कैसे? पता नहीं, मशीन चला रहा था कि तभी ब्लेड टूट गया और सीधे उसके सीने में जा घुसा। बहुत खून बह गया उसका भैया। मैंने सेठ जी से कितनी बार कहा है कि सारी मशीनों के ब्लेड बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलना चाहिए, लेकिन सेठ जी मेरी सुनते कहाँ है। और लगता है तुम अभी सेठ को पहचान नहीं पाए हो, हैं? वो जितना कंजूस है ना, उतना ही बड़ा शैतान भी। लेकिन हो ना हो, हम सबको एक होना ही होगा, तभी इस मुसीबत का हल निकलेगा। मतलब? अरे तुम ही बताओ, अगर उस बेचारे कलुआ को कुछ हो गया तो उसके परिवार को कौन देखेगा? सेठ को उसके परिवार की मदद करनी होगी भाई, चाहे जो हो जाए। सही कहा भाई, हम कलुआ को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। 2 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद कलवा की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनते ही सारे कर्मचारी बहुत गुस्से में थे और फिर वो सब एक साथ सेठ के घर जा पहुंचे। सेठ जी, वो अपना कलवा। अरे कलवा को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम सब यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? वहाँ फैक्ट्री खाली छोड़ दी क्या? सेठ जी, काम तो होता ही रहेगा, पहले आप कलवा के परिवार की मदद कर दो। अब वहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। ओए लड़के, अपना काम कर जाकर, ज्यादा यूनियन बनाने की कोशिश मत कर, समझा? एक तो उस कलवे ने लापरवाही बरती और ऊपर से तुम लोग मुझे ही आकर कोस रहे हो। कोस नहीं रहे मालिक, बस आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उसके परिवार की मदद कर दीजिए। ऐसा है, जिस जिसको काम करना है वो फैक्ट्री लौट जाए अभी, वरना यहीं से अपने घर चला जाए, समझे तुम लोग? सेठ की झिड़की से घबराकर सब लोग फैक्ट्री लौट गए। सेठ किशन को देखकर समझ गया था कि वो शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए सेठ ने एक बड़ी साजिश रची, जिसके तहत शाम को किशन के घर पर। ओए किशन, बाहर निकल। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तू ही किशन है ना? हाँ जी। और चल थाने चल मेरे साथ, मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। पर मेरा कसूर क्या है इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? बिना कोई जवाब दिए वो इंस्पेक्टर किशन को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गया और वहां उसे पता चला कि उसके सेठ ने उसके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली है। दरअसल सेठ ने पुलिस से कहा कि जिस ब्लेड के टूटने से कलवा की मौत हुई थी, वो ब्लेड किशन ने ही बदला था और उसने जानबूझकर कलवा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था। उधर उर्मिला और राधा का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने सेठ से लेकर हर बड़े पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई, चीख चीख कर कहा कि किशन बेकसूर है, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर, राधा,
तू चिंता मत कर। किसी ने मुझे बताया है कि एक बहुत बड़े वकील हैं, एडवोकेट विवेक बंसल। वो हमारे किशन को जरूर छुड़ा लेंगे। ठीक है माँ जी, हम अभी चलते हैं उनके पास। बड़ी उम्मीद से वो दोनों मशहूर एडवोकेट विवेक बंसल के पास पहुंची, लेकिन सास बहू की उम्मीदें उस वक्त टूट गईं जब विवेक बंसल ने उनसे केस लड़ने के लिए 4 लाख रुपए मांगे। उर्मिला और राधा ने उसके पैरों पर गिरकर उससे मदद मांगी, लेकिन वो वकील जितना बड़ा था उतना ही घमंडी भी था। वो उन्हें ठुकरा कर वहां से चला गया। दोनों सास बहू रोते बिलखते अपने घर वापस आ गई। अगले दिन कोर्ट ने किशन को जेल भेज दिया। पूरा 1 महीना दोनों ने पूरी जी जान लगा दी, लेकिन किशन को बाहर नहीं निकलवा पाई। और फिर अदालत ने किशन को पूरे 10 साल की सजा सुना दी। किशन की आंखों से आंसू बह निकले तो उधर राधा भी बुरी तरह से टूट गई। फिर उसी शाम, माँ जी, आपने कभी पूछा नहीं कि मैं कॉलेज में क्या पढ़ती थी? अब क्या करूंगी मैं जानकर। नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी और अब मैं फिर से पढ़ूंगी और एक काबिल वकील बनकर अपने पति को बेकसूर साबित करके दिखाऊंगी मैं। राधा की आंखों में गुस्सा था तो उर्मिला की आंखों में उम्मीद। राधा ने अपने कॉलेज में बात की और फिर वहीं से पढ़ना शुरू किया जहां से उसने छोड़ा था। फिर 1 साल बाद अदालत एडवोकेट राधा की दलीलों को सही पाती है। ये साबित होता है कि फरियादी पक्ष ने एक बेकसूर को फंसाने के लिए अदालत में झूठे गवाह और सबूत पेश किए। अदालत हुक्म देती है कि किशन को बाइज्जत बरी किया जाए और पुलिस को यह हुक्म देती है कि वो सेठ हीरालाल चंदानी के खिलाफ मामला दर्ज करे। माँ, राधा, कैसे हो आप दोनों? तू घर वापस आ गया। अब सब ठीक है बेटा। और तू देख रहा है किशन, मुझ अनपढ़ सास की इस वकील बहू ने आज कितना बड़ा कमाल कर दिखाया। भगवान मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए।